संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। आज है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। तो आज रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत आप सुनेंगे गन्ने की खेती, जिसमें आज का विषय है गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। ग्राम संसार कार्यक्रम इस समय हमारे श्रोता, हमारे भाई बहन सुन रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दें, आज हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है रेडियो कृषि पाठशाला के अंतर्गत गन्ने की खेती, जिसमें आज का विषय है गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण। इस विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो आप विशेषज्ञ से सीधे फोन के जरिए जुड़ सकते हैं और गन्ना फसल से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DS सिरोही, जो कि गन्ना वैज्ञानिक है मुजफ्फरनगर से। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक है इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली। बिल्कुल। और जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वो है नरेश पारासर जी। फोन इन कार्यक्रम में डॉक्टर सिरोही जो डॉक्टर तेवतिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो मौसम में अचानक से बदलाव देख रहे हो आप, तो बारिश हो रही है, और अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो लगभग सभी जगह ये बारिश देखी गई है। गन्ने की फसल जिन किसानों की खड़ी हुई है, तो इस बारिश को आप कैसे देखते हैं? अनुकूल है, प्रतिकूल है? नरेश जी, ये जो बारिश है गन्ने के हिसाब से अभी बहुत कम हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं है। और चाहिए? हाँ चाहिए, और तो जरूरत ही है। हाँ, ये हाँ। बहुत कम है गन्ने के जी लिए। जी। जिस दिन बारिश हो रही थी मैं अपने खेतों पे ही था जी। और वो थोड़ी सी बारिश हुई और वो उसमें जो है ये लगा लो कि पानी नीचे तक भी नहीं पहुंचा उसमें। अच्छा, हो सकता है किसी एरिया में हुई हो ज्यादा, जी, लेकिन इधर दिल्ली के आसपास तो यहाँ पे तो बहुत कम हुई है। तो और वो थोड़ी सी देर के लिए होके वो आंधी सी आके और थोड़ा सा होके वो चली गई। तो गन्ने के लिए तो बारिश ज़्यादा चाहिए और सब फैलाव चाहिए, पूरे एरिया में चाहिए। थोड़ी सी जगह पे अगर हो गया तो वो, नहीं तो अभी गन्ने के लिए बारिश की काफ़ी किसान इंतजार में बैठे हैं बहुत जगह। जी जी। डॉक्टर सिरोही को जोड़ना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है पारासर जी, मेरा सभी किसान भाइयों को, प्रोग्राम सभी श्रोताओं को नमस्कार। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, वर्तमान में अगर आप एक हफ्ते की बात करें जी, तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। लेकिन पिछले अगर हम 20 दिन की या एक मास की बात करें तो जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से गन्ने की लेट प्लांटिंग होती है, जी, जी, जो देरी से बुआई हम लोग गेहूं के बाद करते हैं किसान भाई जी, उसमें थोड़े से हमारे प्रतिकूल प्रभाव रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि जैसे गन्ने की बिजाई हो रही है जी, आप अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में भी जो बिजाई हुई जी, तो गन्ना आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 1 महीने का समय जमने में लेता है। तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट आए, उसका जर्मिनेशन प्रभावित हुआ, अंकुरण में थोड़ी सी देरी हुई, जमीन के ऊपर रपड़ा टाइप हो जाता है, हार्ड लेयर हो जाती है। साथ ही साथ जो गन्ना जम करके हमारा मार्च के महीने का खड़ा हुआ था, 1 महीने की फसल का, उसका जो टिल्लिंग जो स्टेज थी उसके ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से जैसे ही लू चली और तापक्रम बढ़ा, उसका इस फसल के ऊपर जो है, जो हमारी वर्तमान खेती की स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी है, चाहे वो पेड़ी की है चाहे वो हमारा पौधा है, उस पे जो है उसका कोई अनुकूल प्रभाव है। और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अभी हम जो है सिंचाई के लिए
प्री मानसून की वेट कर रहे हैं कि प्री मानसून बारिश हो तो फसल को हमारे को उसको लाभ होगा और वो पानी बच जाएगा और पानी की बचत होगी। और साथ ही साथ प्रथम बारिश जो प्री मानसून होती है उसको किसान भाई भी जानते हैं और सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वो एक खाद का काम करता है। जी। तो उसका सब वेटिंग में है फार्मर, और ये चाहते हैं कि भाई जितने जल्दी बारिश होगी। लेकिन साथ ही साथ अभी हैवी रेन जो है वो हमारे लिए प्रतिकूल होगी, क्योंकि हमारी जो कर्षण क्रियाएं हैं वो ज्यादा प्रभावित हो। अर्ली मानसून से गन्ने की फसल को प्रभाव पड़ता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जितने भी हमारे किसान हैं वो अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस पे चर्चा और भी करेंगे। आपने कहा बारिश हुई, फिर गर्मी भी बढ़ गई है, तो वो कीट पतंगों के लिए तो बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाती है स्थिति। पर उससे पहले डॉक्टर साहब तेवतिया जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो गन्ने के किसान हैं, गन्ने के किसानों के लिए चाहे आप खाद की बात कर लो, दवाओं की बात कर लो, या कीड़े मारने की दवाओं की बात कर लो, तो आईपीएल की क्या भूमिका है? किस तरह से आप किसानों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत कम कंपनी ऐसी हैं कि जो शुगर की मिल भी हैं जिनकी, और जिनकी फर्टिलाइजर की बिजनेस भी है जी। आईपीएल उनमें से एक है। आईपीएल के पास में सारे फर्टिलाइजर हैं जो भी गन्ने के लिए शुरू से लेके आखिर तक जरूरत होती है। हमारे पास इस समय 12 हो गए हैं, 12 शुगर मिल हैं ऑल इंडिया में जी। हम पूरा केन डेवलपमेंट के काम पर बहुत फोकस करते हैं जी। किसानों को हम फर्टिलाइजर देते हैं टाइमली, हम और जो पेस्टिसाइड में भी हमने शुरू किया है, कॉस्ट टू कॉस्ट पेस्टिसाइड हम किसानों को दे रहे हैं जी। और उनको हमारे गन्ना विभाग की टीम जो है बराबर उनको सलाह दे रही है कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे कल्चरल प्रक्रियाएं करनी है, कैसे उसमें खाद डालना है आपको, कैसे उसमें कीट और रोग का नियंत्रण करना है। तो देखिए, आईपीएल जो है किसानों, अच्छा सबसे पहली बात ये जो हम आज बैठे हैं यहाँ जी, गन्ने की पाठशाला जी, आप खुद ही इसके गवाह हैं कि गन्ने की पाठशाला अभी किसी भी शुगर मिल ने या पहले इससे शुरू नहीं की जी। पहली टाइम इंडियन पोटास लिमिटेड ने गन्ने के किसानों के लिए ये गन्ने की पाठशाला शुरू की है और इसमें हम बिल्कुल जो एक्सपर्ट हैं गन्ने के उनको बुलाते हैं और उससे किसान लाभान्वित होते हैं। और आप खुद साक्षी हैं इस बात के कि कितने किसानों के फोन आते हैं, बिल्कुल, और उनको संतोष होता है और वो उससे फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा हम अपनी यूट्यूब के द्वारा भी किसानों को जो समय समय पर मैसेज भेजकर उनको जागरूक करते हैं जी। और सारी टीम हमारी लगी रहती है अच्छी क्वालिटी का। सबसे जो हमारी खासियत है इंडियन पोटास लिमिटेड की, उच्च गुणवत्ता के चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हमारे उर्वरक हो, यूरिया, डीएपी, हम पूरे शुगर मिल्स पे प्रधानमंत्री किसान केंद्र हमने स्थापित किए हुए हैं। उनसे जो है किसान अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे सब कुछ सुविधाओं का लाभ उठा, मतलब एक बार जाओ सब चीज मिल जाएगी भाई, सब चीज मिलेंगी जी। और इधर मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए हमने शुगर केन हार्वेस्टर भी हमने वहाँ मील पर रखा हुआ है जी। जो किसान भाई ट्रेंच मेथड से बोते हैं डिस्टेंस पर जो शुगर केन, वो अपना गन्ना हमारे हार्वेस्टर से भी कटवा सकते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट में हम उस पर काटते हैं। कोई उसमें प्रॉफिट बनाने का कोई हमारा इरादा रहता नहीं है जी। हम हमेशा जो है किसानों की खुशहाली में खुश रहते हैं और हमारा नारा भी है कि हम खुश हैं आपकी खुशहाली में। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, और भी आपसे चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन डॉक्टर सिरोही जी, जैसे शुरुआत में बात हुई थी, मैंने भी कहा था कि जो अनुकूल माहौल बना है कीटों के लिए, और गन्ना मिठास तो आकर्षित करती है कीटों को, है ना जी जी। हाँ, सबको पसंद है, वो आदमी को पसंद है तो कीटों को भी पसंद है। सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब, इससे पहले का फोन आ गया, पहले फोन देखते हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कौन साहब बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ चंद्रशेखर, भरतपुर जिला, राजस्थान से। जी चंद्रशेखर जी, बताएं क्या सवाल है? सर हम गन्ने की खेती करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सर गन्ने की खेती का समय जैसे हमें शुरुआत करनी है, जैसे हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग करते, तो हमें किस महीने में उसकी शुरुआत की जाए। और दूसरा है कि जैसे मेरे पड़ोस में पिछली बार गन्ने की खेती की थी तो वो जो फसल नहीं मिल पाई मेरे चाचा को, हाँ। जो पैदावार होनी चाहिए थी। आप पहली बार करोगे चंद्रशेखर जी? हम पहली बार करेंगे, चाचा जी करते हैं हमारे। जी सिरोही साहब बताइए क्या। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपकी जिज्ञासा है भरतपुर जिले की। हाँ जी। क्योंकि वहाँ की रेतीली जमीन है, गन्ने के लिए पानी के आपके साधन भी थोड़ा भरतपुर जिले में कम मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर बरानी खेती होती है आपके यहाँ।
अगर आपके पास सिंचाई के साधन हैं तो अभी ये जो समय हमारा निकल चुका है बुआई का, आप इसको 15 सितंबर के से लेकर के और 20 से 30 अक्टूबर तक अपने गन्ने की बिजाई आप कर सकते हैं। और उसके लिए जो वहाँ के क्षेत्र के लिए आपकी अनुकूल वैरायटी हैं, करनाल संस्थान द्वारा जो हमारा ICR का करनाल संस्थान है, वहाँ पे CO0118 और दूसरी जो वैरायटी है हमारी, अभी एक 2 वैरायटी वहाँ से रिलीज हुई हैं, जनरल वैरायटी CO7018, CO18022 आपसे ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। और उसके अलावा आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिले से भी इन वैरायटियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं सुझाव दूंगा, क्योंकि भरतपुर जिले में हमारी सरसों की खेती काफ़ी बड़े क्षेत्र में होती है, तो आप इंटरक्रॉपिंग में इसको ट्रेंच मेथड से इस गन्ने की बुआई करेंगे और उसके अंदर बीच में अंत फसल के रूप में आप इंटरक्रॉपिंग में सरसों लेंगे तो आपको दोहरा उसका जो है प्रॉफिट प्राप्त होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, जो मैं बात कर रहा था कि आपने कहा कि इस तरह के जो माहौल है उसमें कीट के लिए बहुत ही अनुकूल बन जाती है स्थिति। एक फ़ोन और आ गया डॉक्टर साहब, पहले फ़ोन लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं साहब श्री राम बोल रहा हूँ सर, मथुरा से। मथुरा से? हाँ मथुरा से। जी श्री राम भाई, बताइए क्या सवाल है? सर मेरी जो फसल है सर, एक तो हमारे यहाँ शुगर मिल है नहीं, तो सर मुझे ये सजेस्ट करें, जैसे मैं गन्ना करता हूँ और शुगर मिल हमारे आसपास है नहीं क्षेत्र में, पहले थी छाता में, वो बंद हो चुकी है, तो सर मैं अपने गन्ने का क्या यूटिलाइज कर पाऊँ जिससे मुझे मतलब मुनाफा ठीक ठाक हो। जी डॉक्टर सिरोही बताएं। देखिए किसान भाई को नमस्कार। और जैसा आपने भी बताया, आपके जिले की जो चीनी मिल थी वो 6 यूनिट में पड़ी है, छाता चीनी मिल। आप अपनी गन्ने की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो उसमें एक तो ये है कि जो आपका क्षेत्र है छाता के पास में, कुछ गन्ना किसान अगर लगा रहे हैं क्लस्टर में, आपके अगर ग्रुप में वहाँ गांव में आपका गन्ना लगा सकते हैं 10-5 गांव में, तो आपके समेत जो दूसरा जनपद है बुलंदशहर, वहाँ की जो नज़दीकी चीनी मिल मिलता है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ये पूरा निर्णय रहता है कि जहाँ पे चीनी मिल नहीं है तो दूसरे चीनी मिलों को वो गन्ना अलॉट कर देते हैं। एक तो प्रयास आपके लेवल पे ये हो सकता है। दूसरा ये है कि पर्सनली अगर आप अपने लिए ही ऐसी स्थिति नहीं है, 2-4 किसान वहाँ पर लगाना चाह सकते हैं, तो आप आज की तारीख में व्यावसायिक रूप से नए क्षेत्र में आप जूस के रूप में जो गन्ना की किस्में हैं उनको लगा के अपनी प्रॉफिट कर सकते हैं। गन्ने को जूस में बेच करके आप अपनी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। जी देखिए, और इसके अलावा आज गुड़ की जो डिमांड है बहुत बढ़ रही है और दिल्ली भी आपके पास है। इसका फ़ायदा मुजफ्फरनगर, जो कि लगभग इतनी दूर है जितनी आप हैं मथुरा, तो उसके आप पीस के रूप में गुड़ बनाइए, क्रेशर लगा सकते हैं, उसका बहुत सारे आइटम है, शक्कर बनाइए, खांड बनाइए, आप सिरका बनाइए, इस तरह के आप बना के प्रोडक्ट उनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। श्री राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। अगला फ़ोन लेते हैं जी। हेलो हेलो भाई जी, राम राम। राम राम जी, कौन बोल रहे हैं? गढ़गंगा नईवान से, जिला हापुड़, घनश्याम बोल रहा हूँ जी सर। क्या हाल है घनश्याम भाई के? बढ़िया जी, तुम्हारी आवाज सुनकर फसल की भी बीमारी भग जा। अच्छा, तो मेरे तो फोन पे बात कर लिया कर भाई, खेत में जाके फिर बीमारी नहीं होगी। चलो बताओ क्या सवाल है? डॉक्टर साहब को राम राम। राम राम जी, राम राम घनश्याम जी, राम राम। ऐसा हमें 3 एकड़ गन्ना, तो उसमें हमने 2 खोद निकाल दी जी, और उसमें जो तो हम देसी खाद डाली है खड़ी हुई। अब तो उसमें जो हम पानी न लगा, उसमें ये यूरिया बखेर के पानी लगा। में सुनिए, यूरिया देखिए, ये आपने बड़ा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपका। और यूरिया को ज़्यादातर किसान पहले बखेर के ही उसमें पानी लगाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों है ये गलत? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत ही चंचल होती है, मोबाइल होती है, यानी कि पानी के साथ वो जड़ों, जहाँ तक जड़ें उनसे भी नीचे चली जाएगी, जिसको लीचिंग कहते हैं। वो लीच हो जाएगी जड़ों से नीचे, वो पौधे की किसी काम की नहीं रहेगी। सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप पहले पानी लगाइए और जब आपका पैर टिकने लगे, यानी कि उसमें मिट्टी ना चिपके आपके पैर में,
उस समय आप उसमें यूरिया डाल दीजिए। और यूरिया की एक खासियत है, अगर थोड़ी सी भी नमी होगी तो वो सब जगह पूरे रूट जोन में आपके जड़ों के आसपास उसी नमी के सहारे सब जगह पहुंच जाएगा और आपका जो नाइट्रोजन है यूरिया में वो उसका लॉस नहीं होगा, पूरा का पूरा आपके पौधे को मिलेगा। इससे आपका पैसा वसूल होगा। डॉक्टर सिरोही, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, जैसे किसान भाई ने सवाल अपना किया था कि मैंने उसकी गुड़ाई कर दी है और वो अपने नाइट्रोजन उर्वरक जो है बिफोर मानसून जी उससे पहले डालना चाहता है। जैसा भी डॉक्टर तेवतिया ने बताया जी कि किसान हमारे समूह में ज़्यादा ये करते हैं कि यूरिया की जो डोज है वो पानी से पहले देते हैं। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो यही कहता है कि पहले सिंचाई करें और जब पैर चुपकते हों उसके बाद उसकी यूरिया की डोज दें। दूसरा, साथ ही साथ में किसान भाई घनश्याम भाई सुन रहे होंगे, आप जरा मुझे ये बताएं कि आपकी किस्म कौन सी है? फोन कट गया है डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक। चलो, धन्यवाद घनश्याम भाई आपका बहुत बहुत फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो हेलो। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं आपका मित्र डॉक्टर सितारे, बिहार का वैशाली जिला से। डॉक्टर सितारे, बहुत स्वागत कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है? गन्ने में कितने दिन में पानी देना चाहिए? गन्ने में डॉक्टर साहब, गन्ने में सिंचाई कब कब करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है डॉक्टर सितारे साहब, आपको नमस्कार। नमस्कार। और आपने सबसे प्रथम जो सिंचाई है गन्ने में, जब बुआई के 30 दिन पे पहली सिंचाई करनी चाहिए। प्रथम सिंचाई आपके 30 दिन पे आपको कर देनी चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप अंतराल पे मौसम का, वातावरण का माहौल देखेंगे तो 10-12 दिन में आप दूसरी सिंचाई करते रहेंगे। इस समय जो आपकी फसल है वो कितनी बड़ी खड़ी हुई है, कितनी उम्र की है? वो हो गई 22-25 दिन की। हाँ, तो अब आप 4-5 दिन के अंदर अगर बरसात नहीं होती है तो प्रथम सिंचाई उसकी करें। और सिंचाई करने के बाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, प्रथम डोज जो है आप उसकी यूरिया की उसमें दें। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो आज का जैसा विषय भी है, जो आज गन्ने के रोग और कीट, इस समय जो आपके यहाँ गन्ने की वैरायटी है उसका नाम बता पाएंगे क्या? देहाती वाली है जी। हम लोग पर्व के अवसर पर बेचते हैं उसको, पर्व के अवसर पर। अच्छा, ठीक है। इस समय जी, तो डॉक्टर सितारे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि सिंचाई करके जब पैर आपका उसमें टिकने लगे, यानी मिट्टी ना चिपके, उसके बाद आपको यूरिया की जो डोज है वो देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? पहले तो जी मैं पूरी डॉक्टर साहब सबको टीम को मैं दोनों नमस्कार राम राम करता हूँ। नमस्कार नमस्कार। और आकाशवाणी के 90 साल होने की भी तो मैं जो ना बधाई दे रहा हूँ पूरी के 90 साल आकाशवाणी की। मुझे बहुत खुशी लग रही है, आपके कारण से बहुत खुशी लगती है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। हम इतने दिन सेवा इतने दिन से कर रहे हैं और आप जुड़े हैं हमसे। सवाल बताएं। हम तो जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो है नैनो यूरिया, तो ये किसी दवाई में भी मिल के छिड़क जाएगा या फिर अकेला ही छिड़कता है? पहले अपना नाम बता दो और जगह बता दो, कहाँ से फोन? मैं भूखन शरण ग्राम तरारा अमरोहा से बोल रहा हूँ। जी 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 जी। देखिए, ऐसा है, नैनो यूरिया को आप अलग छिड़के तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि देखो, केमिकल दवाई जो होती है वो बहुत तरह की होती है। कुछ मिलाई जा सकती है, कुछ नहीं मिलाई जा सकती। इसके लिए आप जैसे मिला लेते हैं किसी में ना। सुन लो ये हमारी बात सुनो ना। अब अगर आप उसमें एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट कर लें। अगर उस टेस्ट में पास हो जाता है तो आप मिला सकते हैं। उसमें ऐसा करिए कि जो नैनो यूरिया थोड़ा सा मिला के पहले पानी में, और उसमें वो दवा डाल दीजिए थोड़ी सी। अच्छा। अगर वो फट जाता है पानी में, नीचे बैठ जाता है कुछ, वो जो सॉलिड अगर वो बैठ गया तो फिर वो नहीं मिलानी है। अच्छा। अगर उसमें बिल्कुल ऐसा ही रहा, बिल्कुल घुलनशील रहा, तो आप उसे मिला सकते हैं। ये तरीका है करने का, पहचान करने का, तो मिल सकती है या नहीं? हाँ, गांव का तरीका है ये कि अगर उसमें कुछ जमा हो जाए, वो प्रेसिपिटेट हो जाए ठोस, तो फिर नहीं मिलाना। ठीक है? अच्छा, घुल जाए तो छिड़क दें। हाँ, घुला रहे, अगर उसमें कोई फर्क ना पड़े तो आप छिड़क सकते हैं। एक मतलब एक शीशी कितने को हो जाती है? देखो, 500 ml की। 500 ml। हाँ, ये 500 ml की है। ये 1 एकड़ के लिए होती है। इसको 1 एकड़ में फसल जितनी बड़ी हो या वो उतना पानी मिला लें उसमें।
जैसे कि 1 एकड़ में लगभग 150 से 200 लीटर पानी हो जाता है। 1 एकड़ होता है, आप जानते होंगे एकड़ तो बीघे। हाँ, जानते हैं कि एकड़ का है ना, वो तो हम जानते हैं। तो उसमें 1 बोतल छिड़किए आप, और उसमें जो है जब पत्तियां ज्यादा हो जाएं, जब छिड़कें उसको, पत्तियां कम हो तो उसका असर कम होगा, क्योंकि खाली जमीन होगी तो खाली जमीन पे गिरेगा, नहीं तो उसमें अच्छा ये जैसे बड़ी भी हो जाए कोई बात ना, छिड़कने लगा तो पूरा असर करेगा। हाँ, बड़ी में ही छिड़का जाता है, छोटी में तो जब आप जमीन से डालते हो ना, वो बुवाई के समय खाद डालते हो तो उससे पूर्ति होती है कुछ दिन, जब बाद में उसमें डाल सकते हो, लेकिन तभी डालो जब नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे खेत में। अच्छा, डॉक्टर सिरोही, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है किसान भाई, एक बात सुने, जो आपको प्रथम डोज नाइट्रोजन की देनी है उसमें आप यूरिया से दें, और उसके बाद जो है इस सरल पदार्थ का नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें, तो उससे आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। चलिए जी, ध्यान रखिए। धन्यवाद सिंह साहब। एक फोन आ गया है, अगला फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते जी। कौन सा बोल रहे हैं? सत्यपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से जी। सत्यपाल भाई, बताइए क्या सवाल है आपका? गन्ना बोया था मार्च में और 7 में उड़द थे। अच्छा। और अब गन्ना उड़द तो कट गया जी। हाँ। और गन्ना बढ़वा ले रहा है, खरपतवार घास ज्यादा हो रहा है। सिरोही साहब बताओ। अच्छा, उड़द की फसल, किसान भाई नमस्कार। आप सतपाल जी, आपने उड़द की फसल हटा दी है उसमें से? हाँ, निकाल लीजिए। अच्छा, उसके बाद में कुछ कल्चरल ऑपरेशन, उसमें जुताई गुड़ाई करी गई थी, नहीं करी गई थी? पहले करी थी जी 3 बार। अच्छा, अभी किस प्रकार के खरपतवार उसमें फसल में महसूस कर रहे हैं आप जो खड़े हैं? हाँ, मेरी पत्ती वाला आ गया, चौड़ी पत्ती वाला, 2 तरह के हो रहे हैं। अच्छा, तो आप इस दवा आप नोट कर लें। इसके लिए जो है आप नेड़ी और दोनों चौड़ी पत्ती वाले हैं, तो उसके लिए आप एक दवा का नाम रख रहे हैं 2,4-D 58% 1 लीटर, और उसमें आप जो है 100 ml मेटिब्यूजन मिला सकते हैं। उसको 100 ml मेटिब्यूजन मिला लें, या अगर मेटिब्यूजन अवेलेबल ना हो तो उसमें 500 ग्राम एट्राजीन, और दोनों को मिला करके आप जो है इनको प्रति एकड़ आप उसमें स्प्रे कर दें कट नोजिल से, तो आपका इसका जो है खरपतवार से आपका नियंत्रण हो जाएगा। सत्यपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए जी। एक और फोन आ गया। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। कौन सा बोल रहे हैं? सर, मैं आलोक कुमार बोल रहा हूँ, अमरोहा यूपी से। बताएं आलोक जी, क्या सवाल है? सर, सवाल ये है कि हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में 99% या 90% गन्ने की प्रोडक्शन है जी, और यहाँ एक वैरायटी थी 0238 जी, जो रेड रोग आने की रेशम लगभग समाप्त हो गई, उसका विकल्प हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस बार मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा विकल्प है जो 038 की टक्कर दे सके, उसके समक्ष कोई हमें वैरायटी मिल सके? जी सिरोही साहब बताइए। किसान भाई को राम राम। राम राम सर, राम राम। और दूसरी बात ये है कि जैसा आपने सवाल किया है कि आपके जिले में और आपके पड़ोसी जिले मुरादाबाद में या बिजनौर में 0238 ने काफी ज्यादा अटैक करके 0238 खत्म हो गई है रेड रॉट की वजह से, और आप उसके विकल्प में हैं, तो किसान भाई एक बात नोट करें, इसके साथ साथ एक तो CO 0118 वेराइटी है, भी ज्यादा क्षेत्रफल में तो 0238 का रिप्लेसमेंट 0118 वेराइटी है, CO 0118 लगाई हुई है, आपने लगाई हुई है। साथ ही साथ दो जो हमारे एक तो लखनऊ संस्थान से हमारी एक वैरायटी रिलीज हुई है COL के 16202 16202, और एक हमारे शाहजहांपुर संस्थान से वैरायटी रिलीज हुई है COS 18231। ये 2 वैरायटी का बीज नई वैरायटियों में आया जा रहा। इसके साथ और वैरायटी हैं, अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे, जो जनरल में रिलीज हुई हैं। तो अभी इन 2 वैरायटियों का विकल्प ढूंढ के 0118 को प्राथमिकता देते हुए इन दोनों वैरायटियों का भी अपने खेतों पर समावेश करें। तो आलोक भाई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, आप इन दोनों किस्मों को उसके जगह आप इसको ले सकते हैं और उतना ही फायदा ये देंगे जितना वो किस्म आपको दे रही थी। डॉक्टर साहब, एक फोन ही आ गया, पहले फोन से ही शुरू करते हैं। जी जी, हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं राम कुमार नाम का किसान, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। बताए राम कुमार जी, क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने अभी कुछ वैरायटी बताई थी 18231, 16202 जी। तो 18231 तो ठीक है जी, हमने वो रखी। थोड़ा उन्होंने जनरल का जिक्र करा था कि आप अगले कार्यक्रम में हम जनरल की वैरायटी का जिक्र करेंगे। जी जी, तो एक वैरायटी हमने जनरल की वो भी रखी जी। बताएं कौन सी वैरायटी वो रखी है आपने? 15233। जी जी।
अजी इतनी बढ़िया चली डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी शरीर, हमने दोबारा भी बोल दी वो। जी जी। तो कोई एक आधी और तो हमें जनरल की बता दो, हमें जनरल की और बढ़िया लगी। देखिए ऐसा है, अभी जो जैसा आपने सवाल किया मैंने बताया था, आपने सुना भी होगा, CO0118 वैरायटी का इस साल आप देखेंगे तो बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट है। फरवरी महीने में से ही जो तापक्रम था ना, हाँ जी, और आपका ध्यान आकर्षित रहता 0238 पे, ज्यादा किसान ध्यान देता 0238 पे, सारा उसी पे ही था। तो अभी आपका ध्यानाकर्षण जो है 0118 इस साल आप देखेंगे, अगर बागपत जिले की बात करें या हम मुजफ्फरनगर जिले की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समझ जिलों की हम बात करें, तो 118 वैरायटी की जो टिल्लिंग है, उसकी फूट है, चाहे वो हमारी मूडा फसल है, रैटून क्रॉप है, चाहे हमारा बोर्ड है, तो दोनों फसलों में आपको इस साल रमन्नक दिखाई देगी। उसमें किसानों ने अपनी एग्रोनॉमी भी चेंज करी है और किसानों ने अपना ध्यानाकर्षण भी किया है। साथ ही जो आपका सवाल है उसके साथ 2 वैरायटी आप नोट कर लें। 2 वैरायटी अभी ट्रायल है, रिलीज हो गई है करनाल संस्थान से। वैरायटी का नाम है, एक वैरायटी का नाम है CO17018। अच्छा जी। एक वैरायटी है CO18022। ठीक है डॉक्टर। तो अभी कम मात्रा में इनका बीज है, आप संस्थान से संपर्क करके वहां से बीज प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक अरली की हमने 82-72 वो रखी है जी। देखिए ऐसा है, ये जो वैरायटी है ना, इनके वैरायटी के ट्रायल चलते रहते हैं। आप जो चीनी मिल जो आपको रिकमेंड करें ना, क्षेत्र की जो भी चीनी मिल है, उन चीनी मिलों के संरक्षण में आप अपनी वैरायटी का चयन करें। वैरायटी 3000 बाजार में घूम रही है, लेकिन वैरायटी बहुत है। हाँ, लेकिन हमें बीमारी, कीट और उसकी सारी बातों को ध्यान में रखते, उसकी इल्ड क्या आएगी, उसमें बीमारियों का अटैक ज्यादा तो नहीं है, इनका चयन करके आप अपने चीनी मिल से संपर्क करके, गन्ना विभाग से संपर्क साध करके उन वैरायटियों का चयन करके अपने खेतों में बोएं। धन्यवाद। राम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, जैसे मेरा सवाल तो हो ही ना रहा, फ़ोन अच्छा है, आ रहे हैं फ़ोन, किसान भाई रुचि दिखा रहे हैं, उनकी समस्याएं हैं। जी जी जी। तो जो कीट है अनुकूल वातावरण में, तो एक तो कौन कौन से कीट हैं जो इस समय परेशान करेंगे? देखिए, इस समय मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, जैसे कि जो हमारी एक सबसे बड़ा जो गन्ने में कीट तो कई प्रकार के लगते हैं, लेकिन अभी अमूमतः जो हमारे एक तरह से गन्ने में जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला कीट है, उसको हम टॉप बोरर या चोटी वेदक के नाम से जानते हैं जी, जो गन्ने में ज्यादा प्रभाव डालता है पैदावार पे जी। और इस वर्ष खुशी की बात यह है कि किसान भाइयों ने भी उसको अवेयर होकर के ध्यान दिया है। और जो किसान भाई इस चीज में ध्यान नहीं दे पाए हैं, जो इसकी प्रथम पीढ़ी, इसकी असल में 5 से 6 पीढ़ियां होती हैं। अच्छा। जो प्रथम पीढ़ी है उसका चक्कर खत्म हो गया, दूसरी पीढ़ी का चल रहा है जी। और उस दूसरी पीढ़ी में किसान भाइयों ने जो नुकसान ना हुआ, नुकसान होने से बचाने के लिए किसान भाइयों ने अपनी दवा का इस्तेमाल किया, CTPR का इस्तेमाल कर दिया, स्प्रे कर लिए। तो अब इसकी जो तीसरी पीढ़ी है वो जाकर के जून के तीसरे सप्ताह में वो होगी। तो अभी जिन किसान भाइयों ने CTPR या जैसे मान लिया आपका पौधा गन्ना है, उसमें कोरोजन की ड्रेंचिंग कर दें, 150 ml दवा, 400 लीटर पानी, और जो ग्रेन्यूल्स हमारा CTPR फटेरा अन्य नामों से भी बाजार में आता है, उसको 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ से लगा करके उससे सिंचाई कर दें, तो इस रोग से बिल्कुल उसका इस कीट से हो जाएगा। फिलहाल अभी वातावरण में इस कीट का ज्यादा प्रकोप है नहीं। तो आगे भी चर्चा इस पे जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं DP सिंह फ्रॉम बागपत। सिंह साहब बताएं क्या सवाल है? नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार, मैं अपना परिचय दे दिया। मेरा नाम DP सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ। जी जी जी। मैं एक इनोवेटिव फार्मर हूँ। राइट सर। तो दवाई कौन सी देनी है, लगभग मेरा सवाल पहले वाले सवाल से ही मिलता जुलता है। जी जी। अर्ली सूट बोरर के लिए, उसकी रोकथाम के लिए हमें इंसेक्टिसाइड देने की सबसे इफेक्टिव विधि, सबसे असरदार तरीका क्या होना चाहिए जो इमीडिएटली उसको रोक दे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सिंह साहब, अगला भी अच्छा ही आएगा। देखिए ऐसा है, सबसे पहले जब ये शुष्क वातावरण में अर्ली सूट बोरर आता है तो उसमें हमारा एक जो है बिना दवाई का, बिना रासायनिक उपचार करने के लिए हमें यह है कि हमें अपने खेत की सिंचाई भरपूर मात्रा में करके उसको छोड़ देना चाहिए। तो जब अगर आप मेंढ मिलान करके उसको बढ़िया तरह से उसकी सिंचाई कर देंगे तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा ही जो फिर भी अगर थोड़ा असर असर रहे तो उसके लिए आप दवा नोट कर लें। इसमें दवा नहीं पूछ रहा मैं, मेथोडोलॉजी पूछ रहा, दवाई देने की मेथोडोलॉजी जिसपे असर ज्यादा हो।
नहीं वो मेथडोलॉजी बताए, वो तरीका बताएं। देखिए तो इमीडिएटली इफेक्ट तो एक तो ये है कि जैसे मान लिया आप, अगर मान लिया 1% 2% खेत में आपके इंसेक्ट का अटैक आपको नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, तो उसको आप रिमूव करा दें, ठीक है, जिससे आगे का संक्रमण जो है वहां पर रुक जाए, ठीक है, और एक सिंचाई कर दें, ठीक है। एक तो यहाँ ये तक मैं सहमत हूँ, एक सलाह मशवरा करना है। जी जी, अगर हम मान लिया जो हमारे कलम्स हैं, मान लिया पूरे खेत में 20 कलम के ऊपर ये मुझे असर दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं उस जो है बना के किसी हैक से होल बना करके वहां दवाई इंजेक्ट कर दूं रूट जोन में ही, हाँ वहाँ जैसे मेरे पास एक स्प्रे बोतल है, उसमें मेरे पास इंसेक्टिसाइड है और एक हाथ में मेरे एक हैक है। हैक का मतलब है जो रूट जोन में होल बनाएगा पौधे की बराबर में, और वहीं दवाई को वहीं मार दूं रूट जोन में ही, बिल्कुल कंट्रोल होगा। और दूसरी एक बात और भी है, नहीं ये मेथोडोलॉजी कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक पौधे के साथ 3-4 होल बनाए और एक हाथ में स्प्रे बोतल है, बस वहीं इंजेक्ट कर दिया। बिल्कुल इंजेक्ट कर सकते हैं उसे, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी एक साथ साथ एक और है सिंह साहब, अगर आप देखेंगे तो मान लिया अगर हमारी संख्या कम है, तो उस पौधे को नीचे से हम रूट से भी उसको काट देंगे तो उसमें हमारी फुटेर आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, हाँ वो तो एक मैकेनाइज तरीका है ही, है ना, उसे काटने का, वो तो एक कॉमन प्रैक्टिस है ही। लेकिन स्टार्टिंग पे अगर मैं एक जागरूक किसान हूँ, अवेयर किसान हूँ, तो मैं ऐसे भी जी जी। सिंह साहब एक दूसरा सवाल आप कह रहे थे? दूसरा सवाल ये है मेरा टॉप बोरर से रिलेटेड जी। मैं किसान की भाषा में बोलूंगा, जिसे गन्ने की गोब कहते हैं, इंग्लिश में कैनोपी बोलते हैं। हाँ। कैनोपी से ही बहुत क्लियरिटी नहीं आती, मैं गोब कह देता हूँ। गोब का मतलब है कि वो भाग जहाँ से दवाई पौधे के तने में जा सकती है। जी जी। अगर अर्ली टॉप बोरर हो या टॉप बोरर को रोकने के लिए अगर वहां भी दवाई इंजेक्ट कर दी जाए, जो हमारी सफेद गिडार है जो तने के ऊपरी भाग पे ही बैठी है, अगर वहीं दवाई को इंजेक्ट कर दूं मैं गोब में पत्ती पकड़ के, और गोब का मुंह खोले और वहीं दवाई इंजेक्ट कर दूं, वह सुंडी कितनी जल्दी मर जाएगी। देखिए मेथोडोलॉजी कैसी रहेगी? ऐसा ना, मेथोडोलॉजी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसान तो अपना स्प्रे भी कर रहे हैं, लेकिन स्प्रे इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा गोब में। मैं सीधा ही गोब में दे रहा, नस में इंजेक्शन लगा रहा, टेबलेट नहीं दे रहा मैं। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो रिसर्च चल रही है ना, जो CTPR है सिंह साहब, अभी किसान इतना सक्षम है उसमें लगाने में, जो उसका मेथड है और जो उसको इजी गोइंग प्रोग्राम है उसमें ये उत्तर नहीं है जो आप जिस CTPR, सुनो मेरी बात, ऐसा अगर आप व्यवसायिक रूप से इस काम को करेंगे ना, तो उसमें CTPR, मान लिया आपका प्लांट केन है, रैटून की जो क्रॉप है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है किसान को। जो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, उस पर रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, लेकिन व्यावहारिक वो देखना ये पड़ेगा कि कितना व्यावहारिक है सिंह साहब। वाइबल है, ये तो वाइबल है। हाँ, तो वाइबल है तो कर सकते हैं। स्प्रे बोतल है, एक हाथ से पौधे की चोटी पकड़ी और गोब में ही मार दिया। मेरी बात एक मेरे सवाल सुन लीजिए इसका। हाँ। इसके बहुत सारे मेथड है टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए सिंह साहब। यू कैसा है जो मैंने ये भी आपका बढ़िया है, उसका एक पार्ट है। फेरोमोन ट्रैप हम लगाते हैं, उसमें हमारी तितली पड़ती है, सुन लीजिए। और अगर हम सूट कटिंग अगर जमीन से काट के दे देते हैं, उससे हमारे पे रिजल्ट आते हैं। तो मैकेनिकल और क्या नाम है, रासायनिक, जहां जैसा वातावरण है, जो आपका भी जो पार्ट है वो भी अच्छा है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। These are the innovative practice, ऐसा करता है कोई, तो मैं करता हूँ ऐसे। नहीं ठीक बात। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम कीट की बात कर रहे थे और सिंह साहब भी कीट पे ही बात कर रहे थे, तो आपने बताया जी कि जो है एक कीट तो ये बताया आपने, और कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं? देखिए अभी एक कीट जो है जो प्रैक्टिकली, जैसे मौसम शुष्क होता है तो एक कीट होता है हमारा, उसको कहते हैं ब्लैक बग, काला चिट्टा जी। वो क्या होता है, गन्ने की पेड़ी की फसल में उसके लक्षण आप देखेंगे तो गन्ना के अंदर ऊपर से गोब में घुस जाता है वो, और गन्ना जो है पीला पीला, पूरा खेत में पीले पत्तियां जो उसकी पीली हो जाती हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए उसके दो तरीके हैं। एक तो नेचुरल तरीका है कि अगर मान लिया हैवी रेन हो जाती है तो वो गन्ने का कीट स्वतः ही खत्म हो जाता है जी। अगर बारिश नहीं होती है तो उसके लिए 2-3 तरह की दवा है। क्लोरोपाइरोफॉस 20% EC, आप 500 ml दवा और 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ उसका स्प्रे कर देते हैं, उससे खत्म हो जाता है जी। इसके अलावा वो दवा उपलब्ध ना हो तो प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन, वो भी 400 से 500 ml दवा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे वो खत्म हो जाता है।
डॉक्टर साहब आपने एक पहचान बताई कि पीले पीले हो जाते हैं पौधे। जी जी जी। तो पीले पीले तो मेरे ख्याल से बाकी रोग वगैरह उसकी वजह से नहीं, हो देखिए सकते हैं। ऐसा है, वो रस चूसता है कीट, सकिंग पेस्ट है। हाँ। तो जब रस चूसता है तो उसमें लक्षण अगर दिखाते हैं, उसकी गोब में थोड़ा सा देख लें, वो नजर आ जाता है, नजर आ जाएगा। नजर आ जाता है। तो जैसे अगर लक्षण दिखाई दे तो गोब में देख लें। हाँ। अगर कीट है तो फिर वो कीट वाली दवा उसका इस्तेमाल क्लोरोपाइरिफास आपने बताई। हाँ जी 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 जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है रोग भी गन्ने की फसल में आते हैं, तो कौन कौन से रोग इस समय देखिए, एक सबसे बड़ा, जैसे अभी अमरोहा से और मुरादाबाद की साइड से फोन आया था एक किसान भाई का, तो अभी जो हमारे पास एक बहुत सारे, एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। हेलो हेलो जी डॉक्टर सिरोही जी सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़े से पत्ते खोल देता हूँ अपने। खोलो जी खोलो। मैं जी जी सभी इनोवेशन, सभी नवाचार किए हैं। जी 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 बताएं। जो भी आप मुंह से निकालेंगे वो सब मशीनों का विकास, इनोवेशन, नवाचार मैंने कर दिया है। जी जी जी। गन्ने की हार्वेस्टिंग हो, गन्ने की लोडिंग हो, गन्ने की बंधाई हो, सब मशीनें मैंने 35 नवाचार गन्ने की खेती में है जी। मतलब इंटर कल्चरल ऑपरेशन और फील्ड प्रैक्टिस के लिए जो मैकेनाइजेशन चाहिए, आई हैव इनोवेटेड ईच एंड एवरीथिंग। जी गुड। यस, बहुत बढ़िया है ना। हाँ जी, आप है ना, वो सब मैंने कर दिया है और आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया, ये भी बता देता हूँ कि भारत में अकेला व्यक्ति हूँ। जी जी। और मशीनें भी ऐसी हैं कि जिनके चलाने का कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, जिसमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। मान लिया मेरी मशीन 1 घंटे में 50 कुंटल गन्ना छील के दे दे, गन्ना भी काटे, गोड़ा भी काटे, पत्ती भी उतारे, और जिसमें कोई डीजल और पेट्रोल का खर्चा ना हो, तो कैसी। सिंह साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा, किसानों को अवगत कराएंगे इसके बारे में। तो इनका, इन चीजों का मैं आपकी नॉलेज के लिए डाला हूँ, क्योंकि आप गन्ने की बेल्ट में बैठे हैं, चारों तरफ 100% गन्ने का किसान है। जी जी जी। और गन्ने में जो बर्निंग इशू है किसानों के सामने इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको मैंने एड्रेस किया है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी जी। जो कहीं नहीं हुए, सभी जगह सबको मैंने एड्रेस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बात आपकी जो है सीधे किसानों तक पहुंच रही है, और हम चाहते हैं कि किसान ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़े, इसका लाभ उठाएं, और इस तरह के किसानों की जरूरत है देश को। बिल्कुल। जो इस तरह के नवाचार, इनोवेटिव किसानों की जरूरत है। तो सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए, क्योंकि एक और हमारे किसान लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं जी। तो फोन शायद कट गया डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे रोगों की। हाँ, रोगों में जैसा पराशर जी आपने सवाल किया, और बहुत अच्छा सवाल है। इसमें खास तौर से एक जो सबसे खतरनाक रोग गन्ने में आता है, रेड रॉट जी। फंगल डिजीज है, फंगस से आता है जी। और जो हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेटों में हमारी प्रचलित वैरायटी CO 0238 थी जी। इस वैरायटी में से इसकी शुरुआत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुई, वाटर लॉगिंग एरिया से, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है। अभी पश्चिम के कुछ जिले बचे हैं जहाँ पे इसका संक्रमण कम है। तो इसके लिए सबसे मैं किसान भाइयों को अवगत कराऊंगा कि आज के समय में अपने इस रेड रोट को दूसरी भी किसी किस्मों में ना आए, सबसे पहले अपने बीज का उपचार करें जी। और बीज के उपचार के साथ साथ जो है वो अपना भूमि का भी उपचार करें जी। तो बीज, जैसे आप थायोपेटेन मिथाइल होती है 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 100 ग्राम दवा, 100 से 150 ग्राम दवा और 100 लीटर पानी में आप अपने गन्ने के सेटों को डुबाएं जी, और उससे उपचारित करके उसे बोएं। साथ ही साथ जो हमारा ट्राइकोडर्मा होता है उसकी 2 तरह का आता है, वो एक आता है आपका पाउडर फॉर्म में और एक आता है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में वो 1 एकड़ में 2 लीटर आपका लगेगा और वो 4 से 5 kg उसको गोबर की खाद में 1 हफ्ता पहले बुआई से पहले 2 कुंटल या 1.5 कुंटल गोबर की खाद में सड़ा के रख दें 1 हफ्ते के लिए, पानी छिड़कते रहे छाया में, और खेत की अंतिम जुताई के टाइम अपने खेत में उसको छिड़क दें। तो उसके उपचार करने से इस रोग में काफी सफलता मिलती है। एक फोन आ गया डॉक्टर साहब। हेलो जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नरेश जी, ठीक है? बहुत बढ़िया जी, कौन बोल रहे हैं? मैं ठाकुर अव्वल सिंह आर्य शामली से बोल रहा जी। ठाकुर साहब बताएं क्या सवाल है? जी, हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार सिंह साहब। हाँ जी, कैसे हैं साहब? मेरा सवाल ये जी, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया साहब, बताएं सर। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, अभी वो उसमें वो तो गई
लेट वो बात, हमने जो गन्ना बोया था जी, उसमें पहले से जो डॉक्टर लोग बताते आए थे कि उसमें 2 तरीके थे खाद डालने के। हाँ, एक तो ये था कि उसको हम बुआई के समय गन्ना बिजाई से पहले डाल दें, लेकिन हमने वो डाल दिया जब हमने कूड़ बनाए और उनमें कांची डाल ली, उस पर डाल दिया जी, तो उसके अंदर जमाव कम हुआ। बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया है, बहुत मैं इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा, आप अपना और सवाल आगे करें। जी, मेरा दूसरा ये है कि हम लोग जो गन्ने के अंदर खाद डालते हैं, ये ऐसा समझ लीजिए कि मार्च के बाद, तो यहाँ किसान लोग 70% ऐसे हैं जो गन्ने के अंदर खाद जून में जाकर डालते हैं, वो पहले डालते ही नहीं। उसकी व्यवस्था पर आप बताएं। देखिए, आपके दोनों सवाल बहुत ही अच्छे हैं। पहले सवाल का तो ये है कि आपने खुद ही उसका रिजल्ट भी बता दिया। हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप अपनी खेती गन्ने के अलावा आपने अपनी गेहूं की भी खेती करी होगी, दूसरी भी फसलें आपने लगाई होंगी। सिद्धांत ये था कि हमेशा खाद जो है हमारा नीचे होना चाहिए, बीज ऊपर होना चाहिए। और एक सिस्टम अब से 30 या 35 साल पुराना था, जब हमारी हलों से खेती होती थी तो खाद डालने वाला आदमी आगे खाद डालता था और पीछे से बीज डालता था। उसी प्रकार इसमें जैसा आपने अपने उत्तर में ही खुद उसका जवाब दे दिया। अगर हम कोई फर्टिलाइजर, अगर बड़ जो हमारी आंख है ना गन्ने की, अगर हम पेंडा पहले डाल देंगे, उसके ऊपर खाद डालेंगे, तो उसके पेंडे पर उसके जर्मिनेशन को साइड इफेक्ट करेगी। तो इसका कायदा ये है सिंह साहब कि पहले हम उसमें खूड़ में जो है खाद डाल लें, खास तौर से जैसे DAP या NPK हम लगा रहे हैं, या पोटास खाद बुआई के समय में नीचे लगा रहे हैं, और उसके बाद जो है हम अपना पेंडा उपचारित करके हमें बोना चाहिए जी। तो ये पहला सवाल तो आपने ये बहुत अच्छा किया है, और ये सभी किसान भाई जो भी सुन रहे हैं। दूसरा एक सवाल साथ साथ ही आता है कि पहले क्वेश्चन भी किसी किसान भाई ने कहा कि अब यूरिया का तो इस्तेमाल है, वो सिंचाई के बाद यूरिया लगाएं तो उसकी मात्रा का उपयोग जो है पौधे को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो ठाकुर साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने बताया आपको, तो आप इसी तरह से जो है आप करें ताकि आपको गन्ने की फसल से अधिक पैदावार मिल सके। डॉक्टर साहब, और भी चर्चा करने का मन था, हमारे बहुत सारे किसान भाई भी लाइन में थे अभी, लेकिन हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में हम उनसे फिर जुड़ेंगे। आप कार्यक्रम में आए, बहुत सारे किसानों की जो जिज्ञासाएं थी उनको शांत किया, परेशानियों को दूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।